नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज एक विशेष कार्यक्रम, विशेष संवाद के बारे में चर्चा करने का जब आपके साथ करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो श्रेय फिर से प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मुझे याद है जब हमने इनसाइट टुनाइट कार्यक्रम शुरू किया था 2014 में, तब ऐसा था कि मोदी जी के कारण बहुत सारे चैनल्स में व्यूज़ बढ़ जाते थे और हमारे इस कार्यक्रम जो कि उन दिनों में लाइव शो होता था, तो बहुत सारी बातें मोदी जी के बारे में होती थीं, लोग फ़ोन करते थे। वो एक इम्पैक्ट का जो घेरा बढ़ता हुआ मोदी जी का था, वो ग्लोबली वहाँ तक पहुँच गया है कि एक पॉडकास्ट मिलियंस ऑफ people get to see in one day. They watch it in different languages. वर्ल्ड रीडर्स लीडर्स रिस्पॉन्ड टू इट और ये पॉडकास्ट 1-2 घंटे का भी नहीं है, 3 घंटे के आसपास का पॉडकास्ट है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनसे बात करने के लिए समय निकाला, वो भी अमेरिका से उनसे बात करने के लिए भारत पहुंचे। लेक्स फ्रेडमैन जो है 41 बरस के, और उनके बारे में कुछ बातचीत बताने से पहले प्रेम से मैं बैंगलोर से मेरे साथी प्रेम तन्मय जी का स्वागत कर लूं, जो इस बातचीत के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार अशोक। तो पहले तो आपको बधाई हो कि आपने मोदी जी को कई विषयों पर जो पहले अछूते से रहे थे, यानी वो हिमालय में उनका क्या अनुभव था, थोड़ा उस संबंध में भी चर्चा हो गई। आरएसएस के बारे में खुलकर बता दिया। ट्रंप से लेके चाइना से लेके पाकिस्तान, हर विषय पर 3 घंटे में बातचीत हुई। अ, हम लोग बातचीत शुरू करें इस पॉडकास्ट के बारे में, उसके पहले मैं जिसने इंटरव्यू किया, मुझे लगता है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल थे प्रेम जी। देखिए, वो 2 दिन उन्होंने फास्ट किया था कि वो मोदी जी के साथ अलाइनमेंट उनका हो सके, और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो उनका एक मोनोलॉग उन्होंने लिखकर बहुत कायदे से, तरतीब से उसको प्रस्तुत किया, उसमें बहुत सारी बातों में ये भी कहा है कि वो किसी के अंधभक्त नहीं होना चाहते हैं। हालाँकि जब आप 2 दिन फास्ट करते हो, तो वो पता चलता है कि आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए कितना सम्मान है, क्योंकि आप उसको वहां से छूना चाहते हो। तो प्रारंभ भी उन्होंने उपवास की बात से ही किया था। तो हम प्रारंभ करें उससे पहले मैं थोड़ी सी बात, इस पॉडकास्टर जो है, मतलब उन्होंने 2018 में ही ये शुरू किया था, और बेसिकली तो क्या है, ये एमआईटी से पढ़े हुए हैं ये, अमेरिका में कंप्यूटर साइंस में एमएस किए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इन्होंने पीएचडी कर रखी है। तो काफी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है इनका प्रेम जी, और रिसर्च साइंटिस्ट है ये एमआईटी लेबोरेटरी में फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सिस्टम। उनके बारे में इतना सा बताते हुए बात यह भी है कि उन्होंने डिसीजन मेकिंग के बारे में भी पूछा था मोदी जी से। बहरहाल शुरू करते हैं आपसे, आपने ये सुना। शुरू करते करते मुझे याद आ रहा है कि ट्रंप इतने प्रभावित हुए, उन्होंने जो भी हिस्सा जिसके बारे में ट्रंप ट्रंप जी के बारे में उन्होंने बताया था, तो उन्होंने भी शेयर किया इसको। वर्ल्ड लीडर्स इसको रेस्पॉन्ड करें। ये अपने आप में एक फिनोमेना हो गया ये इंटरव्यू। इतनी सारी लैंग्वेजेस में लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। क्या, कैसा आपको कैसा लगा? अशोक जी, जब मैंने इस इंटरव्यू को सुना, तो सबसे पहले तो मुझे ये लगा था कि कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू होगा। लेकिन जब मैं बातचीत करने लगा, मैं जब उनको सुनने लगा और बातचीत जब आरंभ हुई, तो मुझे लगा कि ये तो एक विशेष तरह की बातचीत है, इसको हम साधारण बातचीत नहीं कह सकते। इसमें सारे विषय जितने भी मोदी को छूते हैं या स्पर्श करते हैं, उन सारे विषयों को अ इस लैक्स फ्रेडमैन ने स्पर्श किया। जी, जी, चाहे वो उपवास से लगाकर मृत्यु तक की बात हो, जी, और चाहे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात हो, जी। चाहे वो परिवार की बात हो, और चाहे वो जन समुदाय की बात हो, किसी विषय को छोड़ा अ, नहीं उन्होंने। छोड़ा नहीं उन्होंने। अच्छा, मुझे ये भी कहना दीजिए कि उन्होंने बहुत सम्मान के साथ बात की, और प्रस्तुति उनके प्रश्नों की ऐसी थी जो कि किसी को ऑफेंड नहीं करे। हालांकि उन्होंने कुछ बातें ऐसी पूछ भी ली थी जो कि सामान्यतः मोदी जी से जब कोई एग्रेसिवली पूछता है तो उसका रंग अलग बन जाता है। जैसे उन्होंने गुजरात के 2002 वाले संदर्भ को भी छू लिया था। पर मैं शुरुआत आपसे गांधी जी के बारे में, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि पिछली शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण महान नेता गांधी जी थे, इस शताब्दी के आप हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है। फिर उसका जो उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, वो आपको कैसा लगा? देखिए, इन दिनों
गांधीवाद पर एक अलग विचारधारा से मंथन हो रहा है और ऐसे में गांधी पर पूछना और गांधी के बारे में कोई भी जवाब देते समय इतना अवश्य सोचेगा कि मुझे गांधी की किस विचारधारा के व्यक्तियों को संतुष्ट करना है या किस विचारधारा के व्यक्ति को मेरी ये बात प्रभावित करेगी। लेकिन मोदी जी ने इतना संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कतई ये नहीं कहा कि भारत की स्वतंत्रता दिलाने वाला एक व्यक्ति महात्मा गांधी है। उन्होंने पूरी तरह से इस बात को स्वीकार करते हुए कि लंबे समय तक एक शहीदों की परंपरा रही और ये बहुत लंबे समय तक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के स्वतंत्रता प्राप्त की है। मोदी जी ने स्पष्ट किया कि गांधी जी का इतना जरूर जो है इम्पैक्ट है कि उनसे हमने ये सीखा कि सबको साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ा जाए, किसी विषय को सामूहिक मतलब जन सामान्य तक कैसे पहुंचा करके उनको इन्वॉल्व कैसे कर लिया जाए अपनी बात में। इस बात के लिए उन्होंने उनकी तारीफ की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत की स्वतंत्रता दिलाने वाले वो अकेले व्यक्ति थे, जी, जिस जी। अन्य लोग ये ज क्रेडिट जैसे वो उस गीत में है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना बिना खड़क ढाल, हड़ताल, साबरमती के संत तुमने साबरमती कर के दिया संत कमाल। तुमने कर दिया कमाल। तो उन्होंने साबरमती के संत के कमाल को ऐसे कहा कि वो सबको जोड़कर एक मास मूवमेंट उन्होंने जैसे बनाया था। हाँ, बिल्कुल। तो गांधी जी से होते हुए अहिंसा की बात को लेते हुए हम आगे चलते हैं और मैं सीधा जो वर्तमान हालात हैं जिसमें मोदी जी की आवाज को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख जो स्वर माना जा रहा है कि कहीं युद्ध में बीच बचाव में ये कुछ असरकारी साबित हो सकते हैं। उस संबंध में जो उन्होंने प्रश्न किया वो मोदी जी ने जो यूक्रेन और रूस के संबंध में जो बात कही वो आपको कैसा लगा? कहाँ जाती थी वो? देखिए अशोक जी, मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मोदी जब भी बात करते हैं तो उसके कई अर्थ निकलते हैं और उन अर्थों को व्यक्ति अगर समझने का प्रयत्न करे तो समझ में आएगा कि इन्होंने कितनी बड़ी-बड़ी बातें इस छोटी-सी बात में कह दी। हम अगर उस समय की परिस्थितियों को देखें, जिस समय इनकी बात हुई रही थी और यूक्रेन लीडर और ट्रंप की बातचीत चल रही थी और जो विवादास्पद पोजीशन के अंदर वो बात खत्म हुई जिस परिस्थितियों में, और उसके बाद में उनको जिन लोगों ने सपोर्ट किया और उन्होंने ऐसा मतलब प्रकट करने की कोशिश की कि जैसे ट्रंप एक तरफ हो गए हैं और बाकी के नाटो के सारे देश एक तरफ हो गए हैं। तो आप अगर ये देखें कि मोदी ने जब ये कहा कि कोई भी बात संभव तब तक नहीं हो सकती चाहे दुनिया सारी एक व्यक्ति के साथ हो जाए, हुँ। जब तक दोनों व्यक्ति टेबल पर बैठ कर के बात नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं निकलेगा। जी, जी, जी। ये सीधा का सीधा जवाब उन लोगों को था जो यूक्रेन को उकसाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अपनी लड़ाई जारी रखो, हम तुम्हारी लड़ाई में साथ हैं और हम तुम्हें। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुनिया की कोई भी लड़ाई इस तरीके से जीती नहीं जा सकती, ना इस तरीके से किसी बात को समाप्त किया जा सकता तो जी, है। जो हाँ, ट्रम्प के बारे में बात मोदी जी ने कही जिससे कहीं न कहीं मुतासिर होकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको शेयर भी किया। ऑफ कोर्स मोदी जी ने भी किया। तो कई मिलियंस जो दर्शक इस पॉडकास्ट को अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख चुके हैं, जिसमें से एक ही दिन में लेक्स फ्रीडमैन के अपने चैनल पे 1.5 मिलियन लोग देख चुके हैं। अ, मैं आपको एक छोटा-सा हिस्सा जिसमें वो प्रेज़िडेंट ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपने दर्शकों तक पहुँचाता हूँ और फिर हम बात जारी रखते हैं। तो बिल्कुल। इसमें मोदी जी ने जिस तरह से प्रेज़िडेंट ट्रम्प का बड़प्पन का ज़िक्र किया कि वो कितने हम्बल हैं, ह्यूमिलिटी उनकी या जो भी है। आइए सुनते हैं। मैं जब पहली बार व्हाइट हाउस गया, तो राष्ट्रपति ट्रम्प के विषय में बहुत कुछ मीडिया में छपता था। उस समय नए-नए आए थे, दुनिया ज़रा कुछ अलग ही रूप में उनको देखती थी। मुझे भी पता भाँति-भाँति का ब्रीफिंग किया गया था। जब मैं व्हाइट हाउस पहुँचा, पहली मिनट में
उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल की दीवारें तोड़ दी, एकदम से। और फिर जब उन्होंने पूरा व्हाइट हाउस में घुमाने ले गए और मुझे दिखा रहे थे और मैं देख रहा था, उनके हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई पर्ची नहीं था, कोई साथ में कोई व्यक्ति नहीं था। मुझे दिखा दे, ये अब्राहम लिंकन यहाँ रहते थे, ये कोर्ट इतना लंबा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, ये टेबल पे कौन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था, डेट वाइज़ बोलते थे जी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा इम्प्रेसिव था कि ये इंस्टीट्यूशन को कितना ऑनर करते हैं, कितना अमेरिका की हिस्ट्री के साथ उनका कैसा लगाव है और कितना रिस्पेक्ट है, वो मैं अनुभव कर रहा था और बड़े खुल कर के काफ़ी बातें मेरे से कर रहे थे। ये मेरी पहली मुलाकात का मेरा अनुभव था और मैंने देखा कि जब वो पहली टर्म के बाद वो चुनाव बाइडेन जीते, तो ये 4 साल का समय हुआ। मेरा और उनको बीच में जानने वाला कोई व्यक्ति उनको मिलता था, तो इन 4 साल में नहीं तो पचासों बार उन्होंने कहा होगा, मोदी इज़ माय फ्रेंड। तो मोदी इज़ माय फ्रेंड, कन्वे माय रिगार्ड्स के साथ-साथ वो हाउडी मोदी का ज़िक्र भी उन्होंने बाद में किया था। तो जब हम मोदी जी के इस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा दुनिया में बहुत सारे लोगों ने सराहा है। थोड़ा-सा भारत की तरफ चलते हैं। एज़ एक्सपेक्टेड कांग्रेस कांग्रेस का ये कहना है कि ये हिपोक्रेसी है और इट फेल्ड टू इम्प्रेस। तो ये एक अपने आप में हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। एक तो वर्ल्ड लीडर्स तो उसको सराह रहे हैं और इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को अपने रिस्पॉन्स में थोड़ा-सा कुछ संतुलन लाना चाहिए कहीं? मेरा ऐसा मानना है कि जैसे एक पूँछ सीधी नहीं होती है ना, जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ये वो पूँछ है जो सीधी होती नहीं है। अब किसी रूप में वो ये जानने की ही प्रयत्न नहीं करते कि कौन बात कर रहा है, क्या बात हो रही है, किस संदर्भ में बात हो रही है और बात के नतीजे क्या निकल रहे हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए एक ही एक चीज़ को रिपीट करते रहना कि मोदी सब काम मतलब मोदी कोई ऐसा आदमी है कि अपने लिए वो सब काम करता है, जबकि वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वो भारत का सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो भारत के वर्ल्ड लीडर्स के समकक्ष पहुँचाने की बात कर रहे हैं। कहीं कुछ भारतीयता के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। इनको केवल मोदी एक व्यक्ति ऐसा लगता है कि ये हमारा दुश्मन है और इसकी जितनी क्रिटिसाइज़ की जा सके, जैसे की जा सकते कर लें। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इस इंटरव्यू में उन्होंने आरएसएस के बारे में भी बात की, क्योंकि प्रश्न ऐसा था और फिर आरएसएस के द्वारा जो प्रकल्प चलाए जाते हैं, जैसे एकल विद्यालय है, वो कहाँ ट्राइबल एरियाज़ में जाके क्या करते हैं, किस प्रकार से स्वयंसेवी संस्थाएँ काम करती हैं, वो सारा बहुत विस्तार से मोदी जी ने इस हाँ, उन्होंने इंटरव्यू में सारे बताया। प्रकल्पों के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इसका सेवा भारती, इसका विद्या भारती, इसका जो वनवासी प्रकल्प है, वो किस तरह से जुड़ कर के व्यक्तियों के बीच में काम करता है और बिना किसी सरकारी संस्था की मदद के अपने लेवल पर काम करते हैं, अपना समय देकर काम करते हैं, उनको कोई लोभ नहीं है कि हम कोई वर्ड से पैसा ले लें या हम किसी से कोई मदद ले लें और उसको हम अपने लिए यूटिलाइज़ करें। वो तो खुद पैदल चलते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खाते-पीते हैं, जो वो खाते हैं वो भी खाते हैं। जिस वातावरण में वो रहते हैं, उसी वातावरण में उनका प्रचारक भी रहता है। तो आरएसएस की दुनिया के अंदर जो छवि है, उस छवि को उस धुंधलेपन को क्लियर करने का काम मोदी ने बहुत स्पष्ट होकर के इस प्लेटफ़ॉर्म पर किया। साथ ही साथ उन्होंने जब भारत की विशेषता की बात करते हुए जो एकता का सूत्र है भारत में, उसकी चर्चा करते हुए स्वामी विवेकानंद को भी याद किया, आचार्य शंकर को भी याद किया, अद्वैत को भी याद किया। और तो मुझे मुझे लगता है कि जब आप प्रधानमंत्री के द्वारा ये वाले संस्कृत के श्लोक सुनते हैं, जो कि आम लोग कहते हैं वो कि भई भारतीय संस्कृति में स्नान करते वो गंगे च यमुने चैव गोदावरी हाँ, सरस्वती नर्मदे और सिंधु कावेरी। जम्बूद्वीपे, हाँ, भरतखंडे वो जम्बूद्वीपे सब। हाँ, आर्यवृते। हाँ।
तो मुझे लगता है एक नया इंटरप्रिटेशन जैसा भी मोदी जी के द्वारा इसमें आया है, और उसमें एक रेफरेंस जो उन्होंने बताया भी था कि वो जब प्रेजेंट होते हैं, जैसे उन्होंने कहा जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ना तो कोई मैसेज आना है ना कोई है, तो ये जो खूबी मुझे लगता है उनकी सफलता के पीछे इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन द मोमेंट। ये उनका अभ्यास कैसा आपको लगता है और इसका बैकग्राउंड क्या है? मैं बताता हूँ, जैसा कि उन्होंने ये कहा कि मैं उपवास करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, वो मेडिटेशन करते हैं, और उन्होंने कहा मैं अपने आप को एकाग्र चित्त करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ, और वो एकाग्र चित्त होना मतलब कॉन्संट्रेट होकर के किसी प्रश्न को सुनना और फिर उसका जवाब देना। और आप देखिए, इस इंटरव्यू की विशेषता ये थी कि न तो आप इसे आध्यात्म पूरा आध्यात्म पर बात करते हुए इंटरव्यू कहा जा सकता है, न उनकी आत्मकथा के बारे में कहा जा सकता है, न इसको कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू कहा जा सकता है। आप इसे इस इंटरव्यू का कोई नाम नहीं दे सकते। एक्चुअली ये सभी हैं, जो आप कहते हैं हाँ, ये नहीं कहा जा सकता है, वो सभी हैं। ये इसमें सब इन्वॉल्व हैं। जी। पारिवारिक भी, वो अपनी माता के, पिता के, भाइयों-बहनों के बारे में बात बर करते हैं, और आपको पता हो अपने जीवन के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि यार लग्ज़री हमारे जीवन का कोई हिस्सा ही नहीं रही। हुँ। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं तो नंगे पाँव स्कूल जा रहा था, मेरे मामा जी ने रास्ते में देखा और उन्होंने मेरे को एक जूता दिलवा दिया, और वो उस जूते के प्रति कितना उनको सम्मान था उस जूते का भी, कि वो स्कूल्स के अंदर जो वो जो जो चॉक जो है वो टुकड़े उनको मिलते, तो वो वापस आकर के उसको घोल करके और रोज जूते पर लगा करके चमका हुआ जूता लेकर के पहन के जाते। आप और देखिए मतलब उनकी निर्मलता। जी, जी। और इसी कड़ी में उन्होंने उल्लेख ये भी किया कि वो किस तरह प्रेस कैसे करते थे, हाँ वो हाँ, वो कोयले लोटे डाल में के गर्म और पानी डाल करके, हाँ, हाँ। वो ये कहते हैं मैं तो लोटा फेर लेता था गरम अपने हुँ। कपड़े पर, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं तब भी स्वच्छ। साफ-सुथरे और स्वच्छ और अच्छे कपड़े पहन कर के जाने में विश्वास करता था। मुझे यूँ मुड़े-तुड़े, कुचड़े-पुचड़े, मैले-वेले कपड़े पहनना पसंद नहीं था। और वो आज भी इनके बारे में ये जब लोग कमेंट करते हैं, तो ये कहते हैं, "ये आज मेरे ऊपर नया नहीं आया प्रधानमंत्री बनने के बाद में। मैं शुरू से ऐसा ही था।" और जो दूसरा ये भी रिलेवेंट मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के रेफरेंस में कि वो बहुत तसल्ली से 3 घंटे तक बात कर रहे हैं। इतना समय निकालना भी आसान नहीं होता है, और फिर इतना समय निकाल लिया है तो उसमें बाकी कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हो, अ, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो इस बारे में उन्होंने जो शिक्षार्थियों से यानी परीक्षा लेने वाले बच्चों से जो बात-वात करते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। इसके साथ-साथ मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं, पर मैं एक और बिंदु की तरफ आपके साथ जाना चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा कि आप क्रिटिसिज़्म को कैसे लेते हैं? तो मोदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ क्रिटिसिज़्म होता ही नहीं है, उस प्रसंग को थोड़ा बताइए? वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो वाद-विवाद करने की परंपरा बहुत पुरानी है। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा नहीं है कि गुरु जो कहे और शिष्य मान ले। जब उन्होंने रेफरेंस दिया विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का, और उन्होंने जाकर के जब विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी माँ की तबीयत खराब है और आप मुझे कुछ ना कुछ दीजिए, तो उन्होंने कहा भाई माँ से जाकर मांगो। और जब वो 3-4 बार माँ के पास में गए और उनके पास में एक बार भी वो मांग नहीं सके कुछ, तो उनको लगा कि माँ कह रही है कि तुम तो देने के लिए बने हो, तुम लेने के लिए नहीं बने हो। इस बात ने इनको इतना प्रभावित किया। तो इस तरह से इनके अंदर जो भाव हैं कि भाई मुझे भी कुछ न कुछ देना ही देना है। हुँ, मैं अपने इसके लिए लेने की बात पर कुछ नहीं कर सकता। जी, एक और एंगल इसके साथ जो मेरी समझ में उन्होंने कहा कि जो क्रिटिसिज़्म है उसको उसकी तो मैं सराहना करता हूँ क्योंकि वो आगे बढ़ने में सहायक होता है। लेकिन उन्होंने एलिगेशन वर्सेस क्रिटिसिज़्म और हिंदी में आरोप वर्सेस आलोचना, तो उन्होंने कहा हाँ, कि आरोप या एलिगेशन जो लगाए जाते हैं उसके तो कोई आधार नहीं होता है। प्रॉपर क्रिटिसिज़्म करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, और ये जो बात है कांग्रेस ने उनके इस इंटरव्यू की भी आलोचना
की जगह पे आरोप लगा दिया, एलिगेशन हाँ, लगा दिया कि ये बिल्कुल, बिल्कुल। हिपोक्रेसी है वगैरह। मुझे लगता और है जबकि जबकि ये तो उस पॉलिसी पे विश्वास करते हैं जिसमें तुलसीदास कहते हैं निंदक नियरे राखिए। हाँ, उन्होंने बोला भी ये था। तो निंदकों का सम्मान करते हैं। जी, जी, जी। तो मोदी जी के बचपन की बातें भी इसमें फिर एक बार आई, पर जो उपवास के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, अ, वो मुझे लगता है कि वो उसमें बह गए। पहले 8-10 मिनट लगता था कि वो उपवास की चर्चा करें। मुझे भी ये लगा कि बातचीत का आरंभ जब उपवास से शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि जब वो जो अलेक्स फ्रेडमैन जो थे, उन्होंने पहले उपवास रखा था और उपवास की इम्पोर्टेंस को जब उन्होंने बताया मोदी जी ने, कि सारी इंद्रियाँ उस समय सक्रिय हो जाती हैं उपवास के दौरान। आपको सूँघने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके देखने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके स्वाद लेने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आपके सारी इंद्रियाँ कॉन्सन्ट्रेट हो जाती है उपवास के दौरान। तो इस बात पे उपवास का जो उन्होंने महत्व बताया कि शरीर को नियंत्रित करने के लिए ये उपवास की परंपरा हमारे जीवन में आई है। और वो नवरात्रि के उपवास के बारे में भी ज़िक्र करते हैं और वो ये कह रहे थे जिस दिन उनका इंटरव्यू चल रहा था उस दिन भी उनके उपवास था। और उन्होंने वो ओबामा के साथ में मीटिंग के दौरान उपवास का भी ज़िक्र किया था, आपको याद हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो भारत की आत्मा के साथ में जुड़े हुए संस्कारों का अम, को कभी भी छुपा के नहीं रखते हैं। वो एक एक उसके अंदर एक आत्मसम्मान, आत्मगौरव के भाव के साथ में वो सारी चर्चा करते हैं। अब इसमें जब भारत की शांति के प्रति जो आस्था है, उस संदर्भ को लेते हुए प्रश्नकर्ता ने जब पाकिस्तान के बारे में उनसे सवाल किया, तो ऐसा लगता था कि अब वो कैसे इसको डील करेंगे क्योंकि पर पर मुझे लगता है उन्होंने पाकिस्तान को बहुत प्रेम से फिर कटघरे में खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया। उन्होंने जब ये कहा कि मैंने पहली बार शपथ ली, तो मैंने उनको इनवाइट किया जी। और दूसरा ये कि वो वहाँ चले भी गए, हुँ, बिना प्रोटोकॉल के और उनके घर तक चले गए। इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं पर भी वो प्रेजुडियस नहीं थे पाकिस्तान से कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन उन्होंने कहा जब-जब मैंने बात करने का अवसर मिला, बात करने की कोशिश की, कुछ न कुछ उधर से ऐसा होता हुँ, कि वो मुझे मजबूर करता कि अभी बात करने की स्थिति नहीं है। और हुँ। उन्होंने जब अमेरिका में हुए हमले पर बात की और उन्होंने कहा कहीं न कहीं, कहीं दुनिया में आतंक की घटना होती है, उसका कोई न कोई तार पाकिस्तान से जुड़ा मिलता है। और तो ये भी एक बताया तरह उन्होंने। से जी, हाँ, जी, ये हाँ, भी हाँ, कहा कि जो 9/11 का हाँ, मुख्य मास्टरमाइंड था, वो भी पाकिस्तान में ही मिला। पाकिस्तान में पकड़ा गया, मिला। तो हुँ, वो हुँ, ये कहते हैं कि इनको ये बात समझ नहीं आती है और वो ये कामना करते हैं कि इनको ये बात समझ आ जाए कि दुनिया में मार-काट, गला-काट वगैरह करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बँटवारे का संदर्भ देते हुए भी कहा था कि जब बँटवारा हो गया, मान लिया दोनों ने बेमन से भी, हिंदुस्तान ने मान लिया कि चलो बँटवारा हो गया, तो ट्रेन की कटी हुई ट्रेनें पूरे लथ-पथ चारों तरफ इतना आतंक, मार-काट। उन्होंने कहा ये फिर भी संतुष्ट नहीं थे। हुँ, जब एक बार बात हो गई फिर भी ये सोच रहे हैं कश्मीर को ले लें और आज तक वो उस बात को ज़िंदा रखे हुए। उन्होंने कहा इससे कोई विकास नहीं होता है, इससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। हुँ। प्रेम जी, हम बातचीत करते हुए वहाँ तक बढ़ गए हैं, अब बहुत जल्दी हमें विराम करना होगा। पर मैं फिर अमेरिका की तरफ आना चाहता हूँ और उन्होंने हाउडी मोदी का भी ज़िक्र किया था, और अभी जब प्रेज़िडेंट ट्रम्प फिर से राष्ट्रपति बने हैं सेकंड टर्म में उनकी, बाइडेन जी के बाद में, तो अभी ट्रेड वॉर को लेके और कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही जो भारत में लोगों को लगता है कि मोदी अगर उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया? हालाँकि मोदी जी ने इसमें कहा कि वो जैसे ब अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, मैं भी इंडिया फर्स्ट कहता हूँ, इस प्रकार से। तो आपको क्या लगता है ये पॉडकास्ट जो आने वाले समय में पॉसिबल ट्रेड वॉर का जैसा वातावरण बन रहा है, उसमें भी कुछ सकारात्मक इसका असर हो सकता है क्या? मैंने कहा इस पॉडकास्ट की सबसे अच्छी विशेषता ये रही है कि कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का
स्पर्श न किया गया हो। यदि हम देखें कि जब वो अमेरिका के संदर्भ में बेटरमेंट के बारे में सोचते हैं हर तरफ, तो मोदी जी ये कहते हैं कि जैसे वो सोचते हैं अमेरिका के लिए, वैसे मैं सोचता हूँ भारत के लिए। तो अगर कहीं बार्गेनिंग की बात होगी तो मेरी दृष्टि में भारत पहले होगा। मैं न तो दोस्ती निभाऊँगा, ना मैं अमेरिका के दबाव में आऊँगा, हाँ, ये क्योंकि उन्होंने कहा वैसे नहीं है, हाँ, लेकिन ये इसका कहा मतलब नहीं, ये लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज तो यही जा रहा है ना, जी, कि जी। जैसे उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, वैसे मेरे लिए भारत फर्स्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जहाँ कहीं भी भारत की प्रमुखता की बात आएगी या किसी बात पर नेगोशिएशन करने की बात आएगी, तो वहाँ पर मेरी दृष्टि में भारत प्रमुख रहेगा। तो बात तो कहीं न कहीं क्लियर हो ही गई ना। हुँ। तो हमारी बातचीत के समापन में उनकी बातचीत जो 3 घंटे की थी, उसके समापन में मृत्यु का भी उल्लेख आया था। हाँ। चलते-चलते बीच में लोनलीनेस का भी उल्लेख आया था। पर मृत्यु के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे लगता है वो भी काफ़ी प्रेरणादायी है। हाँ, वो तो देखिए, भारत तो मृत्यु को उत्सव मानता है। और बनारस, उन्होंने जब ये कहा कि मेरे जीवन के अंदर बड़गांव और बनारस 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और बनारस तो लोग मृत्यु का पर्व मनाने के लिए जाते हैं। जी, जी। तो आप देखिए, जीवन में न तो अकेलापन उनके लिए कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अकेले कभी होते ही नहीं। एक तो उन्होंने कहा 1+1 है, मोदी प्लस ईश्वर है। हाँ, जी। तो वो कहता है अकेला तो मैं कभी होता ही नहीं। हुँ, और हुँ। इसी तरीके से जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। निश्चित है। जी। हाँ, निश्चित है। तो जो सत्य है उससे कैसे बचा जा सकता है? हुँ, हुँ। तो तो उन्होंने मृत्यु को बहुत, जो है, जैसे शंकराचार्य लेते थे मृत्यु को, कि मृत्यु से कभी भय नहीं होता, हुँ, वैसे ही इनको भी मृत्यु से भय नहीं। हुँ। तो अच्छा जी, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अनूठा संवाद रहा है जिसने पूरे विश्व को छू लिया है कहीं-कहीं। इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट जो है, उसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव है, वो भी फिर से आता है क्योंकि कई भाषाओं में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। और मुख्य बात ये है कि जो दृष्टि भारत की है, जो दृष्टि वर्तमान नेतृत्व की है, उसको उन्होंने बिना लाग लपेट के बहुत प्रेम से, क्योंकि समग्रता स स वो क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास इत्यादि जो है, वो भी उन्होंने कहीं रेखांकित कर दिया। तो आपने समय निकाला और मुझे लगता है ये भी एक तरह के सत्संग जैसे पॉडकास्ट हो जाते हैं जिसमें कि अ, भारत अपने आप में जो आभा है। भारत का सांस्कृतिक मूल्य, वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि, सबको हुँ, साथ दुनिया को एक मानने का विचार कोई आज का नहीं है। जी। उन्होंने कहा कि इसलिए हमारी विश्वसनीयता है। उन्होंने जब ये कहा कि हमारी विश्वसनीयता क्यों है? क्योंकि हमारा पुराना इतिहास बोलता है कि जो हाँ, हम कहते हैं वो करते हैं। भगवान बुद्ध को याद किया, महात्मा गांधी हाँ, और जी, जी। बुद्ध को याद किया, महात्मा गांधी को याद किया, और उन्होंने कहा दुनिया जिनको मानती है, हम उन देश से आकर के बात कर रहे हैं, तो लोग हमारी बात के महत्व को समझते हैं। हुँ, और प्रेम जी एक बात और आपके साथ याद करते हुए उन्होंने सीखने के महत्व को भी रेखांकित किया। वन शुड ऑलवेज़ बी अ स्टूडेंट, और उन्होंने कहा हाँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सीखता रहता हूँ। तो आई थिंक जीवन में सबसे अधिक आनंद देने वाली जो बात है, वो ये कि हम कुछ नया सीखें। तो मैंने भी आपसे बात करके सीखा, अपने दर्शकों की हमने भी प्रतिक्रिया सीखा। से भी हम सीख हमने उस सीखे। पॉडकास्ट करने वाले व्यक्ति से कितना काम एंड क्वाइट होकर के क्वेश्चन्स किए जा सकते हैं, कितनी हुँ, विनम्रता से प्रश्न किए जा सकते हैं, बिना उत्तेजना के प्रश्न किए जा सकते हैं। सम्मान के तो साथ। वहाँ सम्मान के साथ में और पूरी गरिमा के साथ में बात पूरी की जा सकती है जी, तो 3 लेक्स घंटे से। फ्रेडमैन को बधाई, इतना अच्छा संवाद उन्होंने प्रस्तुत हाँ, करने बिल्कुल। की भूमिका निभाई उसके लिए। और प्रेम जी आपका बहुत-बहुत आभार, हमारे दर्शकों का बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत और धन्यवाद अशोक जी। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।